हेलो दोस्तों, श्री विनायक लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पे हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो रेसिस्टेंस पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है रेसिस्टेंस प्रतिरोध है। हमारी जो सीरीज चल रही है वो ITI रिवीजन की सीरीज चल रही है। इस सीरीज़ में जो है हम जो है पर डे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल करेंगे, साथ साथ थ्योरी कॉन्सेप्ट को समझेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे ताकि हमारा जो परिणाम आए, जो रिजल्ट आए, काफ़ी बेहतरीन आए। तो जो पहला टॉपिक है हमारी सीरीज का प्रतिरोध है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या होता है प्रतिरोध? आप सबने इस शब्द को सुना ही होगा। तो लेकिन अब हम इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि प्रतिरोध होता क्या है। तो किसी चालक में धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करने के जो गुण होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं। तो मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो धारा के प्रवाह में रुकावट करने के गुण को प्रतिरोध कहते हैं। तो ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। किसी भी धारा के प्रवाह में, किसी भी चालक में धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। आपने ये सबने देखा होगा कि जब हम गाड़ी चलाते हैं रोड में, तो रोड जो होती है, आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा कि जब हमारी गाड़ी है, हम रोड में, ये हमारी मान लीजिए रोड है और यहाँ पास है, आपने देखा होगा रोड्स में जिग जैग टाइप्स के होते हैं, ऊपर नीचे डिवाइडर, ब्रेकर्स, और हमारी ये कोई भी गाड़ी चल रही, कोई भी 2 व्हीलर्स है या 4 व्हीलर है, तो ये जो रुकावटें आ रही हैं, जो हमारी जो गाड़ी की स्पीड को कम करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। तो ठीक इसी प्रकार हमारा रेसिस्टेंस होते हैं। तो जब ये कंडक्टर है, इसको हम मान लेते हैं कंडक्टर। जब ये कंडक्टर में ये क्या है? करंट है। करंट मतलब आई। जो करंट जो है कंडक्टर में फ्लो होता है, तो इस कंडक्टर का एक गुण होता है जिसका हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। और ये रेसिस्टेंस क्या करेगा? इस करंट को रोकेगा, करंट को रोकने का प्रयास करेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रतिरोध बोलते हैं। तो ये चीज आपके क्लियर हुई? इसमें एक नियम होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमको समझना पड़ेगा। उसको हम बोलते हैं ओम्स का नियम, ओम्स लॉ। अब ये ओम्स लॉ क्या कहलाता है कि किसी भी चालक में जो करंट का प्रभाव है ना, वो किसके समानुपाती होता है? वोल्टेज के अनुपाती, वोल्टेज के समानुपाती होता है। जो किसी भी कंडक्टर में या चालक में जो करंट फ्लो हो रही है वो किसके समानुपाती होती है? वोल्टेज के। अगर जो है टेम्परेचर स्थिर रखा जाए, अगर हमारा जो टेम्परेचर है, अगर हमारा स्थिर रहे, कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहे, तो हमारे जो वोल्टेज है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट हो जाता है। या हम V = I × R कर सकते हैं। तो R जो होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, इसका मतलब होता है R = V/I। मतलब हम ये कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस को हम वोल्टेज और करंट का अनुपात भी कह सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई यहाँ तक? अब हम इसको और समझने का प्रयास करते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पास, हमको क्या नियम याद रखना? ओम्स का नियम याद रखना है, और ये V = I × R, ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, क्योंकि इसका काफ़ी उपयोग है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या हमारे इलेक्ट्रीशियंस में, हर जगह इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। किसी भी सर्किट का वोल्टेज ड्रॉप निकालना, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना, इन सब में हमारा इसका हम उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं, कुछ हम जान लेते हैं। जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट्स क्या होती है? इकाई। तो इसकी इकाई का है, हम इसको, हेलो दोस्तों, श्री विनायक लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो नेक्स्ट जो हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, पिछली क्लास में जो ओम्स लॉ पढ़ा था, उसी से हम आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा कुछ रिवीजन करेंगे कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। और हमने पढ़ा था ओम्स लॉ। तो V = I R हमने देखा था कि वोल्टेज जो होता है करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है, ये हमने जाना था, है ना। अब हमने ये भी देखा था कि जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध निकालने के लिए प्रतिरोध के बारे में भी हमने पढ़ा रहा कि प्रतिरोध होता क्या है, कि जो विद्युत धारा में रुकावट उत्पन्न करता है उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। ये जो ओम्स लॉ है, इसकी जो ओम्स लॉ के बारे में हमने डिटेल स्टडी की थी, उन सब, अगर आप वो सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी जो फर्स्ट वीडियो है उसको आप
गो थ्रू कर सकते हैं, वहाँ आप जाकर वो पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब आज की क्लास हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो हमको ये देखना है कि यूनिट्स क्या होती है। हमने ये देखा कि जो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है। इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट जो होती है ओम्स। मतलब हम किस में नापते हैं, रेसिस्टेंस को ओम में नापते हैं। इसको हम किस प्रकार से दिखाते हैं, इस प्रकार से। ये किसका साइन है, ओम का। अगर ये साइन कहीं भी लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि उस सर्किट में क्या लगा हुआ है, रेसिस्टेंस लगा हुआ है। नेक्स्ट चीज, इसको जो हम, ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है, तो इसको एलिमेंट को हमको दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ये किस प्रकार से शो किया जाएगा, ये आर। ये रेजिस्टेंस को जो है हम इस प्रकार से शो करते हैं सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रेजिस्टेंस को आर से हम शो करते हैं। क्लियर। अब हमने ये देखा कि जो हमारा आपने ये देखा होगा कि जो फॉर्मूला है वोल्टेज इक्वल्स टू द करंट इनटू रेजिस्टेंस है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर आपसे पूछा जाए करंट निकालना है तो आपको याद करने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, ताकि हमको ये फॉर्मूला बहुत आसानी से याद हो जाए और बहुत आसानी से हम उसको समझ पाएँ, हमारी कोई गलती ना हो। तो हमने क्या किया, इसको हमने ट्रिक के थ्रू हम याद करने का कोशिश करेंगे। तो V इक्वल्स टू दी आई इंटू आर, एक ट्राइंगल हमने बनाया, उस ट्राइंगल को हमने हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऊपर से हमने वोल्टेज लिख दिया और नीचे को पार्ट को भी हमने हाफ पार्ट में डिवाइड करके एक साइड करंट और दूसरी साइड रेजिस्टेंस लिख दिया। हमको जिस क्वांटिटी की वैल्यू हमको चाहिए, जैसे मान लीजिए हमको करंट चाहिए, तो हमने करंट को हाइड कर लिया। तो जब हम करंट को हाइड करेंगे तो हमको क्या दिखने को मिल रहा है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस रेशियो में। तो करंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, करंट इक्वल्स टू दी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ये। और करंट की यूनिट क्या हो, करंट को किस में हम मेजर करते हैं, एम्पियर में, तो इतने एम्पियर करंट हो जाएगी। फिर अगर हमने देखा हमको आर चाहिए, आर हमको फाइंड आउट करना है सर्किट में, तो हम क्या करेंगे, आर को हाईलाइट करेंगे। तो आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वोल्टेज और करंट का रेशियो। तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज और करंट का रेशियो। ये चीज आप क्लियर हुई। और रेजिस्टेंस को किस में हम मेजर करते हैं, ओम में, तो ये हम ओम्स हो गया, इसको लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम जो है पूरे सर्किट को, या पूरे सर्किट जो ओम्स लॉ के जितने भी एलिमेंट्स हैं, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, उन सबको काफ़ी आसानी से याद कर सकते हैं और इनको जो है हम यूज़ कर सकते हैं। इनको जो हम काफ़ी आसानी से अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम किसी भी सर्किट में करंट फाइंड आउट करेंगे और वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे, तो उसके बारे में हम देख रहे हैं। अब हम देखिए, ये सर्किट हमारे पास है। इस सर्किट में हमने क्या कनेक्ट करके रखा है, एक रेजिस्टेंस है जो 5 ओम का है, 10 ओम की बैटरी है और ये हमारी की है, इसको हमने स्विच ऑफ करके रखा है। ये हमारा एक क्लोज पाथ बन गया है। अब हमको फाइंड आउट करने को बोला जा रहा है करंट, हमको करंट फाइंड आउट करना है। किसी भी सर्किट में करंट फाइंड आउट करने के लिए अभी हमने जो पढ़ा है, अभी जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, आपने देखा होगा, हमने पढ़ा थे करंट के क्या फॉर्मूला होगा। तो करंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। इसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं, करंट, हम इससे फाइंड आउट करते हैं। अब हमको ये देखना है, हमको ये फाइंड आउट करना है वोल्टेज कितना दे रखा है इस सर्किट में, देखिए। तो आई इक्वल्स टू दी, आई इक्वल्स क्या हो जाएगा, वोल्टेज इक्वल्स हमारा 10 वोल्ट है तो 10 लिख दीजिए। रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम है, तो आप यहाँ 5 लिख दीजिए। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आई इक्वल्स टू कितना जाएगा, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 बन जाए, 5 2 10, तो 2 एम्पियर। तो करंट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 एम्पियर आएगी। करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 एम्पियर आएगी। क्लियर। तो इस प्रकार से हम किसी भी सर्किट में करंट अगर हमको फाइंड आउट करना है तो ओम्स लॉ के थ्रू, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, उसके थ्रू हम आराम से, बहुत आसानी से करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू श्री विनायक लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है, हम पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन। जो हमारे ITI इलेक्ट्रीशियंस की जो रिवीजन सीरीज चल रही है, उसका ये पार्ट 3 है, जहाँ पर हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस को हम बेसिकली 2 टाइप से जनरली हम कनेक्ट करते हैं। पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, या इसको हम श्रेणी कॉम्बिनेशन बोलते हैं, मतलब श्रेणी हम हिंदी में इसको बोलेंगे। और जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल। पहले हम पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो मान लीजिए हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है, एक R1 है, दूसरा रेजिस्टेंस R2 है। अगर हम इन 2 रेजिस्टेंस को
बोल रहे हैं कि इनको हमको सीरीज में कनेक्ट करना, तो हम किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे? सीरीज में हम कनेक्ट करेंगे कैसे कि देखिए ये रेसिस्टेंस का ये स्टार्टिंग टर्मिनल होगा, ये एंडिंग टर्मिनल होगा, मतलब ये स्टार्ट वाला हो रहा है यहाँ पास इसका एंडिंग टर्मिनल है। सेकंड वाले रेसिस्टेंस का ये स्टार्टिंग, तो हमने देखा कि हमारे पास दो रेसिस्टेंस है R1 एंड R2। हमने क्या किया, इस वाले का जो फर्स्ट रेसिस्टेंस का जो लास्ट टर्मिनल है उसको सेकंड रेसिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। दिस कॉम्बिनेशन, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब श्रेणी संयोजन। तो जब हम श्रेणी संयोजन की बात करते हैं या सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, उस समय जो हमारा टोटल रेसिस्टेंस आता है आर टोटल जो होता है इक्वल्स टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस इन अ सर्किट। तो सर्किट में जितने भी रेसिस्टेंस रहते हैं उन सब का जो टोटल होता है वो हमारा टोटल रेसिस्टेंस कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पास दो रेसिस्टेंस हैं तो हमने R1 प्लस R2 लिया, तीन होते तो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो n नंबर ऑफ रेसिस्टेंस जब भी सीरीज में कनेक्ट होंगे तो R टोटल की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू R1 प्लस R टोटल इक्वल टू दी R1 प्लस R2। लेट्स अब इसको हम एक न्यूमेरिकल से समझने का प्रयास करते हैं कि वैल्यू क्या आएगी। मान लीजिए हमने हमारे पास दो रेसिस्टेंस हैं, हमने दो रेसिस्टेंस लेकर रखे हैं। पहले रेसिस्टेंस का ओम है 3 ओम और दूसरे रेसिस्टेंस की वैल्यू है 70 ओम, और हमसे बोला जा रहा है कि इसका टोटल रेसिस्टेंस, मतलब इस कॉम्बिनेशन का टोटल रेसिस्टेंस हमको कितना प्राप्त होगा, क्या होगा। तो आर टोटल जो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, अभी हमने पढ़ा कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन की हमसे पूछा जा रहा है टोटल रेसिस्टेंस, उसमें हम क्या करते हैं, जितने भी रेसिस्टेंस सर्किट में लगे रहते हैं उन सबको आपस में हम जोड़ देते हैं। तो आर टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो हमने देखा कि आर टोटल यहाँ पास R1 की वैल्यू क्या है 30, R2 की वैल्यू क्या है 70, विच इक्वल टू दी 100 हो। तो आर टोटल जो होगा इस न्यूमेरिकल में कितना निकल के आता है 100 ओम्स। क्लियर। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशंस। अब हम रेजिस्टेंस को पैरेलली कैसे कनेक्ट करते हैं, मतलब समांतर, इसको हम समांतर संयोजन कहते हैं, मतलब समांतर हम रेजिस्टेंस को किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं। तो इसको हम देखें, देखिए ये हो गया समांतर, इस प्रकार से रेजिस्टेंस हमारे जो है समांतर में कनेक्ट होंगे। ये हमारे टू टर्मिनल्स हो गए, इनके बीच में हमने दो रेजिस्टेंस R1 एंड R2 पैरेलली कनेक्ट करके रखे हैं। अब हमको कहा जा रहा है कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल वैल्यू क्या होगी, वो हमको फाइंड आउट करनी है। तो आर टोटल जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशंस में देखेंगे, जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम ये देखेंगे कि 1/R टोटल इज इक्वल टू दी 1/R1 प्लस 1/R2। क्लियर। अब हमको ये देखना है कि 1/R1 प्लस 1/R2 क्या करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। तो R1 R2 का जो एलसीएम आएगा तो हमने यहाँ R1 R2 लिख दिया, फिर यहाँ क्या आ जाएगा R2 प्लस R1। इसको हम और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो R2 प्लस R1 R2। हमको बेसिकली आर टोटल चाहिए, तो आर टोटल की जो वैल्यू होगी, आर टोटल की जो वैल्यू हो जाएगी आर टोटल इक्वल्स टू दी इनवर्स का, इसको हम इनवर्स कर देंगे तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। दिस इज अ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, अगर दो हमारे पास रेजिस्टेंस हैं तो R1 R2 का प्रोडक्ट और उसको हम डिवाइड कर देंगे इन दोनों के सम से, तो हमको आर टोटल मिल जाएगा जब हम समांतर संयोजन या पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अब इसको हम एक सॉल्व करके देखते हैं कि हमने तो ये कह दिया लेकिन ये किस प्रकार से प्रैक्टिकली चीज़ें हो रही हैं, इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये दो रेजिस्टेंस है हमारे पास, इनकी वैल्यू मान लीजिए 6 ओम है और हमने इसको 3 ओम देकर रखा है। ये दो टर्मिनल होगा ए और बी, इनके बीच में हमको फाइंड आउट करना आर टोटल। तो आर ए बी इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा ना दो रेजिस्टेंस जब भी होंगे हम उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ R1, मतलब 6 मल्टीप्लाई 3 और 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। तो आर ए बी इक्वल टू दी 18 अपॉन 9। तो 9 1 जो 9, 9 2 जो 18, तो 2 ओम। तो आर टोटल इन दिस सर्किट इज
2 ohms। क्लियर? हेलो दोस्तों, वेलकम टू श्री विनायक लर्निंग यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि जब हमारे पास 2 रेजिस्टेंस होते हैं उसको हम किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे, क्या उसका फॉर्मूला होगा। आज जो हम 3 रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि अगर हमारे सर्किट में 3 रेजिस्टेंस हैं तो और वो पैरेलली कनेक्टेड हैं तो उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए ये सर्किट है, इस सर्किट में हमने देखा कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, R1, R2 और R3। इनमें क्या है, इनका जो स्टार्टिंग टर्मिनल है एक पॉइंट से कनेक्ट है और एंडिंग टर्मिनल दूसरे पॉइंट से कनेक्ट है। तो दिस कॉम्बिनेशन, इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। और हमको बोला जा रहा है ये 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, इनके बीच में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमने कल जो फॉर्मूला पढ़ा था 1/RT विच इज इक्वल टू दी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर? दिस इज अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन सर्किट। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला है। अब हम एक देखिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे हमको ये कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा, फिर हमको किसी प्रकार का कोई जो डाउट्स है वो सब भी क्लियर हो जाएंगे। ये रेजिस्टेंस है, हमने लिया ये 2 ohms का, दूसरा रेजिस्टेंस हमने लिया 4 ohm का और तीसरा रेजिस्टेंस है जो यह है 6 ohm का। अब आप ये देखिए रेजिस्टेंस किस तरह से कनेक्ट हो गए, पैरेलली कनेक्ट हो गए। ये रेजिस्टेंस जो है पैरेलली कनेक्ट हैं इस 2 पॉइंटों के बीच में। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो हमने जो अभी जो फॉर्मूला पढ़ा है उसको हम यूज़ करते हैं। 1/R टोटल इक्वल्स टू दी 1/R1, इसको हमने लिया R1 तो ये 2 आ जाएगा, R2 ये 4 आ जाएगा और R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम लेंगे। 2, 4 और 6 का हम एलसीएम लेंगे। तो 2, 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, हम ले लेते हैं 2, 4 और 6 का एलसीएम। 2, 4, 6 का यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। 2 तो व्हाट वी गेट, 3 2 6 2 12। तो हमारा जो एलसीएम है वो 12 आएगा। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, देन फिर 4 से करेंगे तो 4 3 12 और 6 2 12। क्लियर? तो हमारा जो आंसर आएगा बेसिकली क्या आएगा, 6 3 9 और 11, 9 + 2 11, 11/12। क्लियर? तो ये जो वैल्यू आई है 1/RT की वैल्यू आई है। 1/RT की वैल्यू कितनी आ गई, 11/12। हमको क्या चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, मतलब RT चाहिए। तो RT की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम रिवर्स कर देंगे, उल्टा इन्वर्स कर देंगे। तो 12/11 दैट्स ओम। दिस इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। क्लियर? अब हम मिक्स टाइप के सवाल करेंगे। हम ये देखेंगे कि हमारे सर्किट में सीरीज भी है और पैरेलल भी है, तो उसको हमको कैसे सॉल्व करना है, इस प्रकार से कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे क्लास में। देखिए इस सर्किट्स में आप देखेंगे ये 2 रेजिस्टेंस हैं। ये रेजिस्टेंस जो है 2 ohms का है, ये रेजिस्टेंस 3 ohms का, ये 6 ohm का। और हमको बोला जा रहा है ये 2 पॉइंट्स है ए और बी, इनके बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो आप ये देखेंगे कि ये सीरीज और पैरेलल दोनों टाइप के सवाल इसमें आ रहे हैं। आप ये देखेंगे ये 2 ohms रेजिस्टेंस है, ये किससे कनेक्ट है, ये जो पैरेलल वाली ब्रांच है, ये पैरेलल ब्रांच में 3 ohm और 6 ohm से कनेक्ट है। लेकिन ये किस में कनेक्ट है, ये सीरीज में है। ये वाली ब्रांच इस 2 ohms की किस में है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो हम इसको फाइंड आउट करने के प्रयास करते हैं। तो हमने देखा है इसको हमको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हम यहाँ से एक पॉइंट ले लेते हैं तो ये हमारा क्या बन रहा है, ये रेजिस्टेंस 2 ohm का और ये पूरी ब्रांच जो है सीरीज में कनेक्टेड है 2 के। तो हम इसको सीरीज वाला इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो R टोटल इक्वल्स टू दी 2 ohm प्लस, अब ये देखिए पैरेलल में कनेक्टेड है। तो कल हमने आपको पढ़ाया था कि जब भी ब्रांचेस जो हैं
पैरेलल में कनेक्ट होंगे रेजिस्टेंस की, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 इंटू R2 मतलब 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 मीन्स 9। क्लियर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस, अभी 3 से 3 कैंसिल आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 2 जा 6, तो मीन्स यहाँ 2 आएगा। तो R टोटल की जो वैल्यू आएगी, R टोटल इक्वल टू दी 4 ओम। दैट्स क्लियर। इस प्रकार से हम जो है सर्किट्स को सॉल्व कर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में किसी टर्मिनल के अक्रॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। बस हमको ये देखना है कि थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस जो है उसका कनेक्शन किस प्रकार से है, दूसरे रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में है कि पैरेलल में। बस ये थोड़ी थोड़ी बारीकियां जो है हमको ध्यान में रखनी पड़ेंगी और हमारा बड़ी आसानी से कोई भी आप सर्किट्स को कोई भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन रेसिस्टर। अब इसमें हम इस लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कार्बन रेसिस्टर। अगर हमको कोई भी कार्बन रेसिस्टर दे दिया जाए तो उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं और उन कलर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और उस कलर रेसिस्टेंस के थ्रू हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम उसको इस लेक्चर में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखिए जो रेसिस्टेंस होता है वो इस प्रकार से हमको दिखेगा, जो कार्बन रेसिस्टेंस होगा इस प्रकार से हमको वो जनरली बनाए जाते हैं। उसमें क्या होते हैं, बैंड्स होते हैं। ये क्या है, बैंड्स हैं। ये बैंड्स इनको क्या बोलते हैं, कलर बैंड्स होते हैं। तो हम यहाँ देखें तो 1 2 3 एंड 4 जो 3 बैंड्स होते हैं, शुरुआत के जो 3 बैंड्स हैं, ये क्या बताते हैं, वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस बताते हैं। रेसिस्टेंस की क्या बताते हैं, ये वैल्यू बताते हैं। मतलब हमारा रेसिस्टेंस कितने ओम का है वो हमको इन 3 बैंडों से पता चलता है। और ये जो लास्ट वाला रेसिस्टेंस है, लास्ट वाला जो बैंड है, ये बताता है टॉलरेंस, मतलब सहनशीलता। ये क्या बताता है, हमारी टॉलरेंस कैपेसिटी। इस रेसिस्टेंस को हम कितने प्लस माइनस में हम यूज कर सकते हैं, ये हमको किससे पता चलता है, लास्ट वाले बैंड से। अब इसको भी हम और थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। जो फर्स्ट 2 बैंड्स होते हैं, तो बैंड ए एंड बी, जो ए एंड बी ये बताते हैं फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ रेसिस्टेंस है। तो ये क्या बताते हैं, फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ रेसिस्टेंस है। किसी भी रेसिस्टेंस के पहले 2 डिजिट ये कौन से बताएंगे, पहला बैंड ए और बी। ए और बी बैंड के जो कलर होंगे वो ये हमको बताएंगे कि हमारे जो रेसिस्टेंस है उसके जो 2 डिजिट हों वो कौन से कितना होगा, ये इन 2 बैंडों से पता चलेगा। और जो हमारा थर्ड बैंड होगा, ये जो थर्ड बैंड होगा ये बताता है कि नंबर ऑफ जीरोज, इसमें कितने हमको जीरोज लगाने हैं, नंबर ऑफ जीरोज। क्लियर। और लास्ट वाला बैंड आपको क्या बता रहा है, टॉलरेंस या हमारी कैपेसिटी बता रहा है कि हमारा रेजिस्टेंस की टॉलरेंस कैपेसिटी कैसी है। तो इसमें बेसिकली हम सिल्वर, गोल्ड, ये कलर यूज होते हैं, सिल्वर, गोल्ड और नो कलर। क्लियर। अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस की डिफरेंट वैल्यू क्या होती है। अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस की डिफरेंट वैल्यू क्या होती है। देखिए तो हमारे जो कलर होंगे, जो रेजिस्टेंस में कलर होंगे वो यही टाइप के कलर होंगे। आपको रेजिस्टेंस में यही कलर देखने को मिलेंगे, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और व्हाइट। तो इन कलर की अलग अलग वैल्यूज होती हैं। जैसे ब्लैक है तो 0 है, ब्राउन है तो 1 है, और रेड में वैल्यू 2 होगी, ऑरेंज कलर दिया है तो 3 होगी, येलो है तो 4 है, ग्रीन है तो 5 है, ब्लू है तो 6 है, वायलेट है तो 7 है, ग्रे है 8 और व्हाइट को 9 वैल्यू दी गई। क्लियर। अब ये तो हो गया हमारा कलर। अब हमको जो फर्स्ट 2 बैंडों के जो कलर होंगे उनकी जो फर्स्ट 2 डिजिट होंगे वो इन कलर के आधार पर डिसाइड होंगे। क्या है कि कौन सा कलर है, उसके सामने कौन सा नंबर लिखा है, वही हम वहां पास लिख देंगे। अब लेकिन जो हमारा थर्ड बैंड है, जो कलर है, जो ये बताएगा, मल्टीपल बताएगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, वो किस पे डिपेंड करेंगे, वो 10 की पावर्स पे हम इसको निकालते हैं। जिस तरह यहाँ 10 की पावर 0 होगी, यहाँ 1 आ जाएगा। 10 की पावर 0 मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यहाँ 10 की पावर 1 मीन्स 10 इसकी वैल्यू हो जाएगी। 10 की पावर 2 इसकी मीन्स 100 हो जाएगा। 10 की पावर 3 मीन्स 1000, और इसी को हम क्या लिखेंगे, के, 1K। 10 की पावर 3 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 1K। मतलब किसी भी, अगर मान लीजिए 30 आ रहे हैं या कहीं अगर हमारा थर्ड बैंड ऑरेंज कलर का है तो उसको हम 1K से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब उसको किलो ओम्स में लिख सकते हैं। क्लियर। येलो है तो 10 की पावर 4, ग्रीन है तो 10 की पावर 5,
और 10 की पावर 6 और 10 की पावर 7, इस प्रकार से सो ऑन, 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9। अब हम देखेंगे जो हमारा लास्ट बैंड रहा वो क्या बता रहा था, टॉलरेंस। अगर गोल्ड है, अगर लास्ट बैंड गोल्ड कलर का है तो उसका टॉलरेंस ±5%। सिल्वर दे रखा है तो ±10%। और अगर उसमें कोई कलर नहीं दे रखा है, किसी प्रकार का कलर नहीं दे रखा है तो ±20%। क्लियर। हमने एक जो न्यूमेरिकल, अब हम समझते हैं, न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे कि हमारे पास किस प्रकार से कलर कोडिंग यूज करके हम फाइंड आउट करते हैं। जो हमने कॉन्सेप्ट वहां पढ़ा उसको हम देखेंगे किस प्रकार से हम उसको यूज करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास कार्बन रेसिस्टेंस दे रखा है। हमने क्या किया है, इसमें पहले बैंड में हमारे पास रेड कलर है, दूसरा बैंड का कलर येलो है, तीसरे का ऑरेंज है, और इसमें जो हमारा लास्ट वाला बैंड है वो सिल्वर कलर का है। तो थ्योरी में हमने ये चीजें पढ़ी हैं कि जो फर्स्ट 2 बैंड हैं ये क्या बताएंगे, रेसिस्टेंस की 2 डिजिट बताएंगे। तो हमने ये देखा कि जो रेड कलर है वो क्या शो ऑफ करता है, रेड कलर की वैल्यू क्या है 2, हमने 2 लिख दिया। येलो कलर ये क्या बताता है, इसकी वैल्यू क्या है, येलो की वैल्यू क्या है 4, हमने 4 लिख दिया। अब ये जो ऑरेंज है, ऑरेंज कलर ये क्या बताएगा, नंबर ऑफ जीरोस, मतलब कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। तो ऑरेंज क्या बताएगा 10⁻3, 10⁻3, तो 10⁻3 मतलब 1 किलो ओम, या तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं इतना ओम, है ना। प्लस माइनस सिल्वर की वैल्यू क्या होती है, ±10%। तो टॉलरेंस इसका कितना आएगा, ±10%। इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो ये जो हम 1000 है इसको हम के में लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 24 किलो ओम। इसकी टॉलरेंस कैपेसिटी कितनी है 10%। तो इन दिस वे वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गिवन रेसिस्टेंस थ्रू द कलर कोडिंग। इस तरीके से हम जो है कोई भी कलर कोडिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इसके लिए हमको क्या जरूरी है, ये जो हमने वैल्यू लिखाई हैं उन सबको याद करना काफी जरूरी है। हमको वो चीजें काफी अंडरस्टैंडिंग मेमोराइज करनी पड़ेंगी ताकि हम किसी प्रकार का हमारे पास रेजिस्टेंस आए उसका हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। क्लियर स्टूडेंट्स। हेलो दोस्तों, वेलकम टू श्री विनायक लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज का जो डिस्कशन टॉपिक है वो प्रीवियस ईयर आईटीआई में अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रेजिस्टेंस से रिलेटेड, उसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, आज इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये बहुत प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, उन्हीं को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, किस प्रकार से उनको हम जल्दी अच्छे से और करेक्ट मेथड के थ्रू इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है तो आप हमारे पुराने वीडियो को में जा सकते हैं। पुराने जो सीरीज चल रही है रेजिस्टेंस की उसमें जाकर आप पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर ये सब सवाल आपके ऑटोमेटिक बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस पे है। इसमें हमको एक रेजिस्टेंस देकर रखा है, एक रेजिस्टर देकर रखा है जिसमें कलर दे रखे हैं। फर्स्ट कलर है रेड, सेकंड जो बैंड का कलर है वो ब्लू है, थर्ड ऑरेंज है, और यहाँ जो लास्ट वाला जो फोर्थ बैंड है वो उसमें कलर दे रखा है सिल्वर। तो जैसा कि हम सब लोग ने ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि कलर कोडिंग कैसे सॉल्व करना है, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे रेड, तो रेड के लिए हमने क्या बोला था कि रेड जब भी लिखा है पहले जो 2 बैंड्स होते हैं वो क्या बताते हैं, वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस के पहले 2 डिजिट ये किसके थ्रू पता चलते हैं, पहले 2 बैंड के थ्रू। देखिए पहला रेड है, दूसरा ब्लू, तो रेड के लिए रेड की वैल्यू क्या होगी 2, ब्लू की वैल्यू क्या होती है 6, तो हमने यहाँ क्या रख दिया 6। अब ये जो लास्ट वाला बैंड है ये जो थर्ड वाला बैंड होता है ये क्या बताएगा, नंबर ऑफ जीरोस कितने। तो ऑरेंज की हम जब देखेंगे तो ऑरेंज के नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 3, तो 3 जीरो का मतलब बेसिकली 1 2 3 हो गया, इतना ओम्स हो गया। हमने इसको ये भी बोला था कि इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 30 मीन्स 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 मीन्स के, तो 26 किलो ओम इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पास हमको क्या दे रखा है सिल्वर, तो इसकी टॉलरेंस कैपेसिटी जो होगी वो कितनी होगी, सिल्वर के लिए जो टॉलरेंस कैपेसिटी है 10% है, तो ±10%। दिस इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा 26 किलो ओम। क्लियर। हम नेक्स्ट सवाल की ओर मूव ऑन होते हैं। देखिए जो हमारा ये वाला सवाल है इसमें आप ये देखेंगे, ये भी सवाल प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। देखिए इसमें जो पहला बैंड है वो किस कलर का है, रेड, दूसरा बैंड क्या है ग्रीन है,
ग्रीन कलर का। थर्ड बैंड क्या है, ऑरेंज है, और जो टॉलरेंस दे रखा गोल्ड, बेसिकली यहाँ पास गोल्ड कलर दे रखा है इसमें। तो हमने जो पहले क्लासेस प्रीवियस क्लास में देखा रहा कि फर्स्ट टू बैंड्स क्या बताएंगे हमारे, फर्स्ट टू डिजिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेड के लिए क्या हो गया, ये वैल्यू 2 हो गई। ग्रीन के लिए क्या होगी वैल्यू 5 होगी, क्लियर। और ऑरेंज के लिए क्या होती है, ऑरेंज का मतलब नंबर ऑफ जीरो। यहाँ जो तीसरा बैंड है वो क्या बता रहा है, ऑरेंज। तीसरा बैंड क्या है, ऑरेंज। और ये क्या शो करता है, नंबर ऑफ जीरोज इन रेजिस्टेंस है। तो ऑरेंज की वैल्यू क्या होती है 3 बेसिकली। तो नंबर ऑफ जीरो इसमें क्या होंगे 10⁻3। तो यहाँ पास हमने क्या लिख देंगे 10⁻3 मतलब 3 जीरो हमारे हो गए, क्लियर। गोल्ड दे रखा, तो गोल्ड के लिए जो टॉलरेंस कैपेसिटी कितनी है, ±5%। इसको हम और स्टैंडर्ड रूप में लिख सकते हैं इतने ओम्स और ±5%, या तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 25 किलो ओम्स ±5%। दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, क्लियर। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी इस वाले सवाल की, 25 किलो ±5%, क्लियर। अब इस सवाल में देखिए, इसमें जो है पहला जो बैंड है वो ऑरेंज कलर का है, दूसरा बैंड वो भी ऑरेंज है, थर्ड बैंड रेड कलर का है, और जो टॉलरेंस का जो बैंड है वो सिल्वर कलर का है। तो ऑरेंज के लिए हमारी क्या वैल्यू होती है, हमने कल जो प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी, ऑरेंज के लिए क्या है 3, तो हमने यहाँ लिख दिया 3। फिर और दूसरा बैंड भी हमारा ऑरेंज का है, तो उसमें भी हम क्या लिखेंगे 3। ये जो रेड है ये क्या बताएगा, नंबर ऑफ जीरोस इन रेजिस्टेंस। तो रेड के लिए क्या होंगे, रेड के बेसिकली 2 वैल्यू होती है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 2, तो ये इतना हो जाएगा। लेकिन सिल्वर यहाँ दे रखा है, तो सिल्वर के लिए टॉलरेंस कैपेसिटी हमने क्या देखी थी ±10%, क्लियर। तो इसको हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं 33 ओम्स ±10%, ये इसका आंसर हो जाएगा टॉलरेंस के साथ, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये सवाल में क्या पूछा गया है कि ओम्स का नियम से कौन सी विद्युत राशियां संबंधित है, या बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि ओम्स के नियम में कौन सी विद्युत राशियां आती हैं। तो हम जानते हैं ओम्स का नियम क्या होता है, V = I/R, यही होता है ना। इसमें देखिए आपको क्या दिख रहा है वोल्टेज, ये आपको क्या दिख रहा है करंट, और ये आपको क्या दिख रहा है रेजिस्टेंस। तो हम क्या कह सकते हैं कि ओम्स के नियम में कौन कौन सी विद्युत राशियां आती हैं, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब देखिए अब ये नेक्स्ट सवाल हमारा क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि प्रतिरोधकता की इकाई क्या, बेसिकली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी जब पढ़ रहे थे तब भी बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे सवाल पूछा जाते हैं। तो इसको क्या होता है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं रो से। तो रो क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता, इसको हम बोलते हैं। तो रो इक्वल टू कितना हो जाता है RA/L, RA/L, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हमको पूछा गया इसकी इकाई क्या है, तो इसको किस में नापेंगे, रो को किस में हम मेजर करते हैं ओम मीटर में। तो इसके आंसर क्या आ जाएगा ओम मीटर। इसको कैसे डिनोट करोगे लाइक दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, क्लियर, कोई गलती नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। देखिए ये वाला सवाल क्या पूछा गया था कि ओम मीटर को गैर रैखिक पैमाने के साथ क्यों वर्गीकृत किया जाता है। तो कोई भी मीटर है, किसी भी मीटर का जो वर्गीकरण होता है, जो स्केल होती है, वो डिसाइड करती है उसमें हम किस चीज़ को मेजर कर रहे हैं। बेसिकली ओम मीटर से हम क्या मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। तो अभी हमने ओम्स लॉ के थ्रू पढ़ा था, ओम्स लॉ के हमने पढ़ा था I = V/R, ये पढ़ा था R = V/I होता है, तो I और I = V/R होता है। तो हमको ये देखना है कि अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो करंट हमारा क्या हो रहा है डिक्रीज होगा। इट मीन्स दैट करंट इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ये क्लियर। करंट क्या हुआ इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हुआ। इस इनवर्स प्रोपोर्शन के कारण ही हमारा जो स्केल कैसी होगी गैर रैखिक होगी, मतलब क्या होगी नॉट, मतलब पूरी तरीके से यूनिफॉर्म स्केल नहीं होती है, ठीक है। ये सवाल यहाँ से क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन क्या पूछता है कि सीरीज रेजिस्टेंस का अनुप्रयोग क्या है, मतलब सीरीज रेजिस्टेंस के कहाँ यूज होता है सबसे ज्यादा। बेसिकली इसमें कई ऑप्शंस रहे होंगे, ज्यादातर जो यूज होता है फ्यूज सर्किट में। तो इसका आंसर क्या होगा फ्यूज सर्किट। जो फ्यूज लगे रहते हैं वो हमारे घर में फ्यूजेस लगे रहते हैं वो किस में लगे होते हैं सीरीज में। तो इसका एग्जांपल इसमें जो ऑप्शन थे उसका जो करेक्ट आंसर था फ्यूज था। तो इसमें आप क्या लगाएंगे फ्यूज सर्किट लगाएंगे ऑप्शन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन होते हैं। देखिए ये सवाल में पूछा गया था कि यदि तापमान वृद्धि के साथ प्रतिरोध का मान बढ़ता है
तो प्रतिरोधक का नाम क्या होगा। क्लियर। तो जैसे कई प्रतिरोध होते हैं, जिस प्रकार से अगर हमने पढ़े हैं प्रतिरोध का जो वर्गीकरण किया गया था, कुछ प्रतिरोधक के थे तापमान के अगर हम बढ़ा रहे हैं तो उनका प्रतिरोध क्या होता, घटता था। कुछ प्रतिरोधक ऐसे हैं जिनका तापमान बढ़ा रहे हैं तो उनका प्रतिरोध ही बढ़ रहा है। तो जिन प्रतिरोधक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने के साथ बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, सेंसिस्टर्स बोलते हैं। इसका आंसर क्या है, सेंसिस्टर। तो इसका आंसर क्या कहलाएगा, सेंसिस्टर। ये आपके क्वेश्चन पूछा गया था, इसका राइट आंसर सेंसिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया था क्वेश्चन, कौन सी विद्युत राशि किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न करने का कारण बनती है। तो हम जानते हैं कि जो चालक में होती, जो हीट उत्पन्न होती है उसका जो एक सूत्र होता है, क्या होता है, H इक्वल टू होता है I²R/T। इट मीन्स दैट जो हीट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर ऑफ करंट के। इट मीन्स दैट धारा का वर्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धारा का वर्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धारा का वर्ग। बेसिकली हीट जो होती है किसी भी कंडक्टर में, वो क्या कितना हीट उत्पन्न हो रही है किसी भी कंडक्टर में, वो कौन डिसाइड करता है, वो उस सर्किट में करंट डिसाइड करता है या उसकी रेसिस्टेंस डिसाइड करता है। क्लियर। और वो कितने समय तक जो है उस पर धारा फ्लो हो रही है ये डिसाइड, इस क्वांटिटी के थ्रू हम पता लगाते हैं कितना हीट उत्पन्न हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये सवाल आपसे, इसमें क्या पूछा गया था कि 100 वाट का कोई लैंप बल्ब है और वो 250 वोल्ट पे उस पर सप्लाई दी गई है, और इससे पूछा गया है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इस बल्ब का रेजिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। तो हम सब लोग जानते हैं कि पावर जो होती है, पावर इक्वल टू कितना होता है, V²/R। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V²/R। क्लियर। लेकिन हमसे यहाँ क्या पूछा गया, हमको देखिए सबसे पहले इस सवाल में क्या क्या चीज दिख रही है, पावर दिख रही है, पावर की यूनिट वाट होती, तो ये 100 क्या कहलाएगा आपका, पावर की वैल्यू है। अब ये वोल्टेज की वैल्यू है 250 वोल्ट, बेसिकली वोल्ट है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस। तो हम क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, R = V²/P लिख सकते हैं। वोल्टेज कितना दे रखा है 250, तो 250 × 250 कर दो। पावर कितना दे रखा है आपको 100, तो 100 लिख दो। तो देखो 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, तो R कितना आ जाएगा, 25 का गुणा 25 से करोगे तो 625। तो इसका आंसर क्या आएगा, 625 ओम। क्लियर। ये इस सवाल का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही टाइप का है, थोड़ा सा उसमें डाटा चेंज कर दिया है। अब क्या पूछ रहा है इसमें, 200 वाट का बल्ब है, यहाँ 100 था, यहाँ 200 वाट का, सेम क्वेश्चन, बस वैल्यू चेंज है। पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा, V²/R। हमको क्या चाहिए, R = V²/P। V की वैल्यू क्या है 250, तो 250 × 250 कर दो आप। पावर कितना दे रखा है 200, इससे ये कैंसिल, 0 0। अभी कितना आएगा, 625 का हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 312.5 ओम। क्लियर। इस प्रकार से आप इसी टाइप से जो भी सवाल आएंगे उन सबको सॉल्व करने का पैटर्न, सॉल्व करने का तरीका यही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सवाल क्या है, इसमें थोड़ा सा सवाल को काफी थोड़ा एक्सपेंड कर दिया है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 200 वाट के बल्ब हैं, ये 200 वाट और 240 वोल्ट, पावर कितनी है 200 वाट, ये दो लैंप हैं। सर्किट में कोई किसी प्रकार का कोई सर्किट है यहाँ पास जो कुल शक्ति हमको फाइंड आउट करना, मतलब ये बल्ब कितनी पावर, टोटल पावर कितनी कंज्यूम कर रहे हैं वो हमको फाइंड आउट करना है। अगर ये जो किससे कनेक्ट है 240 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट है, और ये बल्ब कैसे जुड़े हैं आपस में, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो हमने अभी तक जो भी प्रीवियस में जो सवाल हल किए रहे इस टाइप के, हमने क्या यूज किया था फॉर्मूला, पावर इक्वल टू V²/R, ये फॉर्मूला यूज किया था हमने ये देखा कि रेसिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि ये दोनों रेसिस्टेंस क्या है, ये दोनों बल्ब की रेटिंग पावर सेम ही है, तो हम उसमें फिर इसी को दूसरे में भी यूज कर सकते हैं। तो पहले हम फर्स्ट का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट लैंप का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, V²/R। वोल्टेज कितना है 240, क्लियर कर दो। और R की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, R तो फाइंड आउट करना है, पावर की वैल्यू क्या दे रखी है 200। क्लियर। तो जब आप इसको करेंगे तो एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आएगा 288 ओम्स, कितना आएगा 288 ओम्स। इसी प्रकार सेकंड का भी यही आएगा, सेकंड का भी कितना आएगा 288 ओम्स। अभी हमने जो पढ़ा है
हम क्या पढ़े हैं अभी तक, जो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़े हैं कि जब भी सर्किट में दो रेसिस्टेंस होंगे, कहे में कनेक्ट होंगे, सीरीज में कनेक्ट है, तो उसका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का कितना हो जाएगा 288 प्लस 288, इट मीन्स डेट 576 ओम। क्लियर। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 576 ओम। हमको क्या फाइंड आउट करना है, हम फाइंड आउट करना चाहते हैं टोटल पावर। तो हमको टोटल रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया, हमको टोटल पावर निकालनी है। तो टोटल पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी P टोटल इक्वल टू दी V स्क्वायर अपॉन R टोटल। क्लियर। V स्क्वायर कितना दे रखा है 240 240 मल्टीप्लाई बाय 240 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 576। क्लियर। अब आप फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 आएगा। क्लियर। इसका कितना जाएगा 100 ओम्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। इस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कोई बल्ब है उसके प्रति इसमें पूछा गया कि ये बल्ब दे रखे हैं, अलग अलग पावर रेटिंग दे रखी बल्ब की, और ये पूछा जा रहा है कि किस बल्ब का प्रतिरोध सबसे कम होगा। जैसे 60 वाट का है, 100 वाट का, 200 वाट का है और 500 वाट का है। तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा ना, पावर इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। हमने क्या देखा है कि अगर रेसिस्टेंस कम होगा तो पावर क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी। अब इसमें से आप ये देखिए कि सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है 500 वाट की। जब 500 वाट की सबसे हाईएस्ट पावर है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा कम होगा बाकी की अपेक्षा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 240 वोल्ट और 500 वाट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खुले सर्किट का प्रतिरोध का मान क्या होगा। ओपन सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है क्या होता है। तो ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है इनफाइनाइट होता है, अनंत होगा। अनंत होने के कारण वहां पर किसी भी प्रकार का धारा प्रवाह नहीं होता है। क्लियर। ये चीज हमको समझनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बढ़ते हैं आगे। देखिए ये सवाल दे रखा है, इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पास इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। यहाँ हमको करंट 12 एम्पियर दे रखी है और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है जो पैरेलली कनेक्ट है 4, 6, और यहाँ ये जो R की वैल्यू दे रखा है इसको हमको फाइंड आउट करना है कि क्या होगी। तो हमने ये देखा कि जब कभी भी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो इनके अक्रॉस वोल्टेज हमेशा सेम होता है। तो यहाँ पास हर एक टर्मिनल पर वोल्टेज कितना आ रहा है 24 वोल्ट। तो हम I1 फाइंड आउट करते हैं। I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी V अपॉन R। R की वैल्यू क्या है 4 ओम है, वोल्टेज कितना 24 अपॉन 4, इट मीन 6 एम्पियर करंट यहाँ फ्लो होगी। इसी प्रकार हम I2 फाइंड आउट करेंगे। तो I2 क्या होगी V अपॉन R। तो V की वैल्यू कितनी है 24, R कितना है 6 4 तो 24 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। हमको ये I3 फाइंड आउट करना है। तो I3 हमने बोल दी, I3 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमको टोटल करंट कितने दे रखा है 12 एम्पियर। ये जो 12 एम्पियर की जो करंट है 12 एम्पियर की करंट किस में डिवाइड हो रही है I1, I2 और I3 में। तो I1 की वैल्यू क्या है 6, I2 की वैल्यू क्या है 4 और हमको I3 फाइंड आउट करना है। तो I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 4 10 और यहाँ आ जाएगा 2, मतलब 12 माइनस 10 इट मीन्स 2। तो I3 कितना हो जाएगा 2 एम्पियर हो जाएगा। तो I3 की वैल्यू क्या आ गई 2 एम्पियर आ गई। क्लियर। हमने अब ओम्स लॉ के थ्रू पढ़ा था कि V इक्वल्स टू I इंटू R होता है। तो हमने ये देखा कि वोल्टेज कितना हो गया, वोल्टेज 24 दे रखा है, करंट कितनी है हमारी फ्लो हो रही है 2 एम्पियर फ्लो है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा से 12। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 ओम। तो इस वाला जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 ओम। इस सीरीज में हमने क्या कवर किया, इस सीरीज में हमने जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिलेटेड टू रेसिस्टेंस रहे वो सब हमने अच्छे से काफी कवर कर लिए। सभी प्रकार के क्वेश्चंस इस सीरीज में कवर हो गए हैं। और अगर आप इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारी जो सीरीज चल रही है शुरू से स्टार्टिंग से आप जाइए, पूरे वीडियोस को अच्छे से पढ़िए, सभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये सभी क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे वो सब आपसे बन जाएंगे। ये श्री विनायक लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू श्री विनायक लर्निंग यूट्यूब चैनल।
आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ सीरीज कनेक्शन से। इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसके बारे में हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से, देन फिर इसके न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, सीरीज कनेक्शंस हमने पढ़ा रहा। प्रीवियस वीडियो में हमने पूरे सीरीज कनेक्शंस क्या होते हैं, पैरेलल कनेक्शंस क्या होते हैं, रेजिस्टेंस को किस प्रकार से सीरीज में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं, इन सभी के बारे में हमने काफ़ी डिटेल स्टडी की थी। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किए थे। उन सब चीज़ों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियो में ITI रिवीजन जो सीरीज चल रही है उसको आप जा सकते हैं वहाँ पास, और वो सब वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ इस सिविनाग लर्निंग यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि इस प्रकार से हम जो है और वीडियो आपको अब प्रोवाइड कराते रहें। ठीक है, तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है सीरीज कनेक्शंस का एप्लीकेशन किस प्रकार से होगा। बेसिकली इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें जो है मिसलेनियस चीज़ें भी कवर करेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। पावर क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल पावर कंजम्पशंस को किस प्रकार से मेजर किया जाता है, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट्स। बेसिकली इस वीडियो में आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। देखिए, तो सीरीज कनेक्शन कहाँ यूज होगा, फ्यूज। तो हमारे घर में जितने भी फ्यूज जो होते हैं वो किस में लगे रहते हैं, सीरीज में। तो सीरीज कनेक्शन का सबसे पहला उपयोग हमने जान लिया क्या है, फ्यूज। फ्यूज ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज। देन दूसरा, मोटर स्टार्टर ओवरलोड कॉइल। मोटर स्टार्टर, जो स्टार्टर की ओवरलोड कॉइल है वो भी किसमें कनेक्ट होती है, स्टार्टर में, बेसिकली सीरीज में कनेक्ट होती है। फिर जो वोल्ट मीटर का गुणक प्रतिरोध है, वोल्ट मीटर में मल्टीप्लायर होता है। मल्टीप्लायर से क्या होता है, हम वोल्ट मीटर के रेंज को बढ़ाते हैं, रेंज को एक्सटेंड करते हैं, तो वो भी किसमें कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। देन फिर डेकोरेशन लैंप, आप देखे होंगे जो हमारे घर में जो डेकोरेटिव लैंप्स होते हैं, जो सीरीज होती हैं, झालर होती हैं, बल्ब, उसमें किस तरह कनेक्ट होते हैं, सीरीज में कनेक्ट होते हैं। ये भी चीज़ें आपको काफ़ी, मतलब ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसी तरह पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा चीज़ जो है सीरीज में कनेक्ट हो रही है। तो आपको तो ये सब याद रखेंगे तो आपको बहुत इजीली उसको आप राइट आंसर को मार्क कर सकते हैं। देन फिर टार्च और बैटरी सेल्स, आप देखे होंगे जो सेल्स जो टार्च होती हैं, जो सेल वाली टार्च होती हैं, उसमें जो बैटरीज जो कनेक्ट होती हैं वो भी क्या होती है, सीरीज में होती हैं। क्यों कनेक्ट होती हैं, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज ऐड होता है, वोल्टेज ऐड ऑन होता है। दिस इज अ बेसिकली जनरल जो हमारे जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशंस हैं सीरीज कनेक्शंस के, वो ये हैं। अब हम पैरेलल कनेक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, अब जो हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल कनेक्शंस। पैरेलल कनेक्शंस का क्या उपयोग है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ ये चीज़ें यूज होती हैं। तो जितनी भी हमारे घर में वायरिंग्स होती हैं, आप देखे होंगे जो डोमेस्टिक वायरिंग्स होती हैं वो किस में कनेक्ट होती हैं, पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, इसलिए कनेक्शन पैरेलल में किए जाते हैं, ताकि सभी सर्किट्स में जो वोल्टेज जो है वो इक्वली डिवाइड हो, इक्वली वोल्टेज वहाँ सभी सब सर्किट्स में जाए। इसलिए हम डोमेस्टिक वायरिंग को किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो डोमेस्टिक वायरिंग एग्जांपल हो गया। देन फिर इंडस्ट्रीज में जो वायरिंग यूज होती हैं मोटर्स को रन करने के लिए, वो काफ़ी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनको रन करने के लिए, तो वो पूरी वाइंडिंग्स भी किस में कनेक्ट होती है, वो सभी वाइंडिंग जो है इंडस्ट्रियल की वायरिंग होती है वो भी पैरेलली कनेक्ट होती है। देन फिर स्ट्रीट लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स में भी जो है पूरा कनेक्शंस किस में होता है, पैरेलल में होगा। आपने ये चीज़ देखा होगा कि अगर एक स्ट्रीट लाइट बंद हो जाती तो दूसरी नहीं बंद होती। यही क्यों नहीं होती, क्योंकि उनकी जो वायरिंग्स होती हैं वो सब पैरेलल में कनेक्ट होती है, और पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, इक्वली डिवाइड होता है। क्लियर। तो ये बेसिकली मोस्ट कॉमन यूज एप्लीकेशंस हैं पैरेलल कनेक्शंस के। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए, अब हम पढ़ते हैं केसीएल। केसीएल का बेसिकली फुल फॉर्म हमको याद रखना है कि क्या होता है। केसीएल का फुल फॉर्म किरचॉफ करंट लॉ। ये क्या कहलाता है, ये इसकी डेफिनेशन डायरेक्ट पूछी जाती है तो उसको आपको याद रखना है। तो क्या कहती है केसीएल की डेफिनेशन, ये जो परिभाषा, ये जो नियम है किरचॉफ का करंट नियम, ये क्या कहता है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसके अनुसार से किसी परिपथ के नोड की ओर आने वाली विद्युत धाराओं का योग नोड से दूर जाने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो जो करंट का बीजगणितीय है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये डेफिनेशंस इसी के आधार पर आपके क्वेश्चंस
फॉर्म होते हैं। क्लियर। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं प्रैक्टिकली ये क्या कह रही है डेफिनेशन से। देखिए ये कोई नोड हो गया, ये पॉइंट्स हो गया, और हम यहाँ से देख रहे हैं ये विद्युत धाराएं इस पॉइंट से निकल रही हैं। क्लियर। इस पॉइंट से विद्युत धाराएं निकल रही हैं। ये आप मान लीजिए I1 हो गई, ये I2 हो गई, और ये हो गई I3, ये हो गई I4 एंड दिस इज I5। तो इस नोड्स में आपने ये देखिए कि कुछ धाराएं इस नोड की ओर आ रही होंगी और कुछ धाराएं इस नोड से बाहर जा रही होंगी। तो देखिए इस नोड पे कौन कौन सी धाराएं जो हैं आ रही हैं। तो देखिए I3 और I4 ये क्या कर रही हैं, I3, I4 और I5 ये किस पॉइंट पे आ रही हैं, इस पॉइंट पे, इस नोड पे आ रही हैं। तो डेफिनेशन के आधार पर क्या कहलाता है कि क्या कहती है डेफिनेशन केसीएल की, कि किसी भी नोड पर जो विद्युत धाराओं का योग हो रहा है, वो जो आने वाली विद्युत धाराओं का योग है और इस नोड से जो बाहर जाने वाली विद्युत धाराओं का योग है, वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसको हम लिखते हैं, किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए इनकमिंग करंट क्या हो जाएगा, I3 प्लस I5 प्लस I4, ये इनकमिंग करंट होगा, मतलब इस नोड पे करंट आ रहा। फिर नेक्स्ट चीज देखिए विद्युत धारा कौन कौन से करंट जो है इस नोड से बाहर जा रहे हैं, I1 और I2, तो आप लिख दीजिए I1 प्लस I2। दिस इज द बेसिकली इक्वेशंस ऑफ दिस गिवन नोड। क्लियर। तो हम किसी भी पॉइंट में इस एक पर्टिकुलर नोड में अगर हमको करंट किसी भी ब्रांच का निकालना हो तो हम उसको आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं इस दिस फॉर्मूला के थ्रू। मतलब हमको ये मालूम होना चाहिए कि धारा जो है नोड पे, कौन सी नोड पे धाराएं आ रही हैं और उस नोड से कौन सी धाराएं वापस जा रही हैं। अगर हमको ये चीज क्लियर हो गई तो हम बहुत आसानी से कोई भी वैल्यू के करंट को फाइंड आउट करते हैं। अब एक जो है एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं क्या करना है। तो देखिएगा इस नोड पे इनकमिंग करंट कौन सी है, 5 एम्पियर और 2 एम्पियर, और आउटगोइंग करंट क्या है, 6 एम्पियर और 1 एम्पियर। तो हम क्या लिखेंगे, 5 प्लस I2 इक्वल्स टू 6 प्लस 1। तो 5 प्लस I2 इक्वल्स टू 6 प्लस 1 7। तो I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 माइनस 5, इट मीन्स 2 एम्पियर। तो ये चीज यहाँ से क्लियर होती है ना कि देखिए ये 2 एम्पियर करंट इस नोड पे आ रही थी और इस नोड से जो बाहर जाने वाली करंट है वो भी कितनी है, मतलब इन दोनों को हम देखेंगे टोटल करेंगे तो 7 एम्पियर आएगा और आउटगोइंग करंट भी हो जाएगी 7 एम्पियर। तो दैट्स इट्स क्लियर, दिस इज बेसिकली केसीएल। अब आप इस प्रकार से न्यूमेरिकल किसी भी टाइप का सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। देखिए ये है अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं केवीएल। इसको क्या पढ़ा जाता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये अभी पहले प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। अब ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये कहता है कि किसी भी क्लोज लूप में, क्लोज पाथ में, या हम बोल सकते हैं क्लोज मैश में, जो वोल्टेज ड्रॉप का एल्जेब्रिक सम है जो वोल्टेज ड्रॉप का, वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा। क्लियर। मतलब ये चीज हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये हमारा पूरा एक कोई परिपथ है, कोई हमने एक सर्किट लेकर रखा है, एक मैश लेकर रखा है, और इसमें हमने ये देखा कि हमारे वोल्टेज जो है क्या है, V4 V5, ये वोल्टेज सोर्सेस हो गए, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की इस्तेमाल लीजिए R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया, ये हम रेजिस्टेंस को आप कह सकते हैं। इन रेजिस्टरों में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो सब में अलग अलग हो रहा है। तो जैसे R1 में मान लीजिए V3 हो रहा है, R2 में V2 हो रहा है और R3 में V1 हो रहा है। ये रेजिस्टेंस है, इनमें अलग अलग ड्रॉप हो रहा है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये कहता है कि जो हम वोल्टेज दे रहे हैं, मतलब जितना हमने वोल्टेज सप्लाई किया है, और जो भी हमारे सर्किट में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं जो ड्रॉप कर रहे हैं, वो आपस में क्या हो जाने चाहिए, इक्वल्स होने चाहिए। क्लियर। इट मीन्स दैट V4 प्लस V5 इक्वल्स टू V1 V2 और V3 के। क्लियर। और इनको हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि एल्जेब्रिक जो सम है वोल्टेज ड्रॉप का सर्किट में, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर। इसको अगर हमने यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो आप देखेंगे V1 माइनस V2 माइनस V3 इक्वल्स टू 0। दैट्स ऑल। दिस इज बेसिकली किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम मूव ऑन होते हैं। देखिए
अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ने जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रिकल पावर होती क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर जो होती है वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट है। वोल्टेज और करंट के जो हम प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। क्लियर। जो इलेक्ट्रिकल पावर को हम दूसरे शब्दों में और अच्छे से समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर, जो पावर इक्वल टू की का इसका जो फॉर्मूला बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, V²/R। पावर इक्वल टू दी V²/R। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पावर इक्वल टू दी I²/R। क्लियर। तो पावर के बेसिकली हमारे 3 फॉर्मूले हो गए, ये आपको हमेशा याद रखने हैं पावर के। कभी आपको रेजिस्टेंस पूछा जाएगा, कभी आपको करंट पूछा जाएगा, या कभी आपको पावर दिया है करंट निकालने को बोल रहा है, तो इन तीनों फॉर्मूला का यूज़ करना हमको मालूम होना चाहिए, ताकि हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो भी आए बहुत आसानी से हम उसको सॉल्व कर लें। इन सब की पावर की यूनिट किसमें हम नापते हैं, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वाट। तो पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वाट। इसको हम किस में मेजर करेंगे, वाट में। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होती है। क्लियर। कि कोई भी सर्किट में या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में उसका वोल्टेज रेटिंग क्या है और उसमें कितनी पावर, कितना करंट फ्लो हो रही है, अगर हमको ये चीज़ें पता चल जाए तो हम उससे उस पार्टिकुलर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। और पावर एक किस में होती है, वाट में होती है। क्लियर। ओके। देखिए ये नेक्स्ट टॉपिक जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली ये क्या बताता है कि प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, पावर और टाइम का। तो पावर और टाइम के हम प्रोडक्ट को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहेंगे। ये मोस्ट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबको हमको जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। तो एनर्जी क्या होती है, पावर और टाइम का गुणा होता है बेसिकली। ठीक है, क्लियर। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पावर को क्या लिख सकते हैं, V×I और ×T। तो एनर्जी का हम इस एनर्जी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एनर्जी इक्वल्स टू द वोल्टेज करंट इनटू टाइम। क्लियर। इसकी जो यूनिट होगी, इसको मेजर करने की यूनिट है वो क्या है, वाट आवर है। हम एनर्जी को किस में मेजर करते हैं, वाट आवर, WH। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर। लेकिन ये जो हमारी है ये जनरल यूनिट है, लेकिन जो हम व्यावसायिक यूनिट है, जिसको जो कमर्शियल यूनिट है, वो इसकी क्या होती है, KWH। कमर्शियल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, किलोवाट आवर। बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मेजर की जाती है वो किलोवाट आवर में मेजर की जाती है। क्लियर। तो ये 1 किलोवाट आवर बेसिकली ये क्या कहलाता है, 1 किलोवाट आवर या किलोवाट आवर में मेजर की जाती है। ये इसका मतलब क्या होता है, ये शो करता है कि 1000 वाट को अगर हम 1 घंटे तक रन करवाएं, कोई भी लोड है जो 1000 वाट का है, उसको हम 1 घंटे को उसको रन करवाएं, तो वो जितनी पावर कंज्यूम करेगा, वो जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, जितनी पावर कंज्यूम करेगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम उसको कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेसिकली वो हमारी किस में होगी, किलोवाट आवर में। तो किलोवाट आवर को हम इसको एक और सबसे भी जानते हैं, इसको हम बोर्ड ऑफ ट्रेड, BOT, इसको क्या पढ़ा जाता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड। ये क्या बताता है, ये बताता है कि 1 किलोवाट आवर जो होता है वो किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। बेसिकली ये यूनिट ये बताती है कि 1000 वाट को जब हम 1 आवर के लिए रन करेंगे, तो इसमें जितनी एनर्जी जो लगेगी, जो कंज्यूम होगी, वो इक्विवेलेंट टू कितनी होगी, 1 किलोवाट आवर के। क्लियर। तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यही कहलाता है। बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट। जब हम घर में जो हमारे बिल आता है ना, वो बेसिकली यूनिट कंजम्पशन पे आता है, हमारा कितने यूनिट कंज्यूम किया हमने। ठीक है, उस पे जो है हमारा इलेक्ट्रिकल बिल आता है। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। देखिए अब जो हम कुछ इम्पोर्टेंट जो पावर होती है उसके कुछ जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं, उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। इस तरह BHP अगर कहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, ब्रेक हॉर्स पावर। बेसिकली ये जो पावर होती है किसी भी मोटर का, इंजन पे, इंजन हो गया, कोई भी आप इंजन की हम बात कर रहे हैं, या मोटर की बात कर रहे हैं, और या जनरेटर की बात करें, तो जो पावर किस पे अवेलेबल होगी, सॉफ्ट अवेलेबल होगी, जो सॉफ्ट में अवेलेबल पावर होगी, उसको हम क्या कहेंगे, ब्रेक हॉर्स पावर।
क्लियर। तो ब्रेक हॉर्स पावर क्या होती है कि पावर अवेलेबल ऑन द सॉफ्ट ऑफ मशीन्स, दैट्स क्लियर। देन आती है आपकी IHP। IHP क्या कहलाती है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। जो मोटर के अंदर जो पावर डेवलप हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, IHP कहते हैं। ये दो टर्मिनोलॉजी आपको मालूम होना चाहिए, इनके टर्मिनोलॉजी का मीनिंग क्या है और क्या होती हैं, ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। अब जो हम देखे होंगे, आप ज़्यादातर सुने होंगे हॉर्स पावर के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल की जो पावर जो हम ज़्यादातर जो मेजर यूज़ करते हैं वो किस पे करते हैं, हॉर्स पावर पे। तो हॉर्स पावर जो कहलाता है कि 1 हॉर्स पावर की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 746 वाट। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी बार पूछा गया है कि 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू हाउ मेनी वाट। क्लियर। तो ये इस प्रकार से आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सब क्लियर हुए इस वीडियो में। क्लियर। देखिए अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो टर्मिनल वोल्टेज है। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है कि EMF माइनस I इंटू R। क्लियर। तो बेसिकली टर्मिनल वोल्टेज हम ये समझते हैं किसी भी बैटरी या किसी भी सेल का जो वोल्टेज होता है कि उसके टर्मिनल पर, उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज की जब भी बात हम करते हैं तो EMF में से हम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस को जब हम घटा देते हैं तो हमको टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जो भी हमारे सेल होते हैं उनका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, कुछ उनका इंटरनल प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध होता है। जब उसको हम घटाते हैं उसके EMF से सेल के, तो हमको जो वोल्टेज प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। क्लियर। इस प्रकार से ये जो हमारी इलेक्ट्रिकल जो सीरीज चल रही थी रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन की, आज पूरी हुई। अब नेक्स्ट डे से हमारी जो सीरीज चलेगी वो अलग टॉपिक पे चलेगी। इसीलिए हमारी कंटिन्यूस सीरीज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि इसी प्रकार से हम और अच्छे आपके रिविजन से टॉपिक्स सीरीज़ प्रोवाइड करवाते रहें। क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।